इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और टॉपिक का नाम है एरियल वेलोसिटी अंडर सेंट्रल फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। यानी केंद्रीय बल के अंतर्गत होने वाली गति में क्षेत्रीय चाल या यूं कह लीजिए क्षेत्रीय वेग अचर यानी कांस्टेंट रहता है। अब मैं ये टॉपिक को इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, सबसे पहली बात कि अगर ये टॉपिक डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ लिया गया इसी तरह प्रूव दैट एरियल वेलोसिटी अंडर सेंट्रल फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट, तो आपको ये प्रूफ तो करना ही होगा। इसके अलावा अगर ये क्वेश्चन इस रूप में पूछ पूछ दिया जाए कि स्टेट एंड प्रूफ द केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, तब भी आपको यही प्रूफ करना होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो टॉपिक है ये इंडिविजुअल रूप में तो ठीक है, इंडिविजुअल रूप में ये आपको सेम टॉपिक ये करना पड़ेगा, लेकिन यही टॉपिक केपलर के सेकंड लॉ का भी प्रूफ है। वैसे तो मैं केपलर के तीनों लॉ आपको अलग से टॉपिक में पढ़ाऊंगा। केपलर के जो 3 प्लैनेटरी मोशन यानी ग्रहों के गति के जो केपलर के 3 नियम हैं, वो अलग से टॉपिक में पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत होने वाले गति की बात की जा रही है, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो केपलर का जो नियम है तीनों, वो प्लेनेटरी मोशन यानी ग्रहों की गति से जुड़ा हुआ है। और ग्रहों की गति जो होती है वो गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत होती है, और गुरुत्वाकर्षण बल सेंट्रल फोर्स होता है। यही कारण है कि ये टॉपिक और केपलर के सेकेंड लॉ का टॉपिक दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब आपको बात समझ में आया? तो जब मैं केपलर का सेकंड लॉ बताऊंगा तो वहां पे स्टेटमेंट बता दूंगा, लेकिन आपको प्रूफ के लिए वापस यहीं पे आना पड़ेगा। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको केपलर के सेकंड लॉ पे बात करूंगा ताकि आप लोग इस टॉपिक से कनेक्ट कर पाए। ठीक है, अब देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि जो केपलर का सेकंड लॉ है वो ये कहता है कि कोई भी अगर ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही हो तो वो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है या स्वीप करता है। ठीक है, इसी को हम लोग केपलर सेकेंड लॉ कहते हैं। अब इसको जरा डायग्राम से समझिए। आप सभी लोग जानते हैं सूर्य के चारों ओर जो ग्रहों की गति होती है वो इलिप्टिकल पाथ पे होती है, दीर्घवृत्तीय पथ पे होती है, और दीर्घवृत्त का 2 फोकस होता है। और उस समय सन किसी एक फोकस पे रहता है। तो मान लीजिए सन यहाँ, सूर्य यहाँ एक फोकस पे है और दूसरा फोकस ये है यहाँ पे, किसी एक ही फोकस पे होगा। अब यहाँ पे सेकंड नियम क्या कहता है? सेकंड नियम ये कहता है कि सूर्य से ग्रह को मिलाने वाला त्रिज्य सदिश, मान लीजिए यहाँ पे ये आर वेक्टर है। अब मैं ग्रह में पृथ्वी ले रहा हूं, तो मान लीजिए यहाँ पे ये अर्थ इस पोजीशन पे है। अब डेल्टा टी टाइम इंटरवल में मान लीजिए अर्थ ने ये इतना दूरी तय किया डेल्टा आर वेक्टर। तो अब इसका जो नया जो पोजीशन आ गया वो ई डैश आ गया, और यहां से इसका नया रेडियस वेक्टर त्रिज्य सदिश क्या बन जाएगा? इन दोनों वेक्टर को ऐड कर दीजिए, आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए वेक्टर एडिशन का लॉ लगेगा। ये पहला वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, इसके टेल से इसके हेड को मिला दीजिए। तो देखिए ये आर वेक्टर, ये डेल्टा आर वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा? आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर, ये नया त्रिज्य सदिश हो गया। तो इस केस में केपलर का नियम ये कहता है कि जो ये एरिया स्वीप किया गया है, यानी ये जो इतना एरिया तय किया गया है, ये है डेल्टा ए। तो केपलर के नियम कहता है कि पूरे ऑर्बिटल पथ के दौरान डेल्टा टी इंटरवल में अगर इतना एरिया स्वीप किया गया है, तो आप कहीं पे भी ले लीजिए डेल्टा टी टाइम में उतना ही एरिया तय किया जाएगा। मतलब ये कि मैं एक और केस लेता हूं। मान लीजिए यहाँ पे ये इस समय प्लेनेट यहाँ पे ये ए पोजीशन पे है। अब यहाँ पे डेल्टा टी टाइम में ही ये ए से मान लीजिए चल के यहाँ पे आ जाता है बी पे। तो इस दौरान जो नया त्रिज्य सदिश बन गया, ये इसको मैं मिला देता हूं। तो इस दौरान कितना एरिया तय किया गया? ये इतना एरिया तय किया गया। अगर अगर ये एरिया डेल्टा टी टाइम में ही तय किया गया है, जितने डेल्टा टी टाइम में ये वाला एरिया तय किया गया था, तो केपलर का द्वितीय नियम कहता है कि ये दोनों एरिया बराबर होंगे और एरियल वेग कांस्टेंट होगा, एरियल वेलोसिटी यानी डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसी को हमें प्रूफ करना है। देखिए नॉर्मल वेलोसिटी जो होता है दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय या विस्थापन बटे समय आर बाई टी, तो इसको हम लोग नॉर्मल वेग बोलते हैं या वेलोसिटी बोलते हैं। लेकिन यहाँ बात की जा रही है एरियल वेलोसिटी की, तो एरियल वेलोसिटी मतलब एरिया बटे टाइम। ठीक है, तो अगर डेल्टा टी टाइम में डेल्टा ए एरिया तय किया गया है, तो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। अच्छा, एक चीज आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर कैसे बराबर होगा, ये तो नहीं समझ में आ रहा है, आपको पूछना चाहिए। तो देखिए एक मैं आपको डाटा लेके बताता हूँ। मान लीजिए ई से ई डैश पोजीशन जाने में डेल्टा टी इज इक्वल टू मान लीजिए 1 घंटा लगा, और इस 1 घंटे में जो डेल्टा आर जो दूरी तय की गई, मान लीजिए वो जो दूरी तय की गई है डेल्टा आर की मैं बात कर रहा हूं,
डेल्टा आर ये ई से ई डैश का पोजीशन वेक्टर है। डेल्टा आर मान लीजिए वो है वो मान लीजिए 5 किलोमीटर है, ठीक है? 5 किलोमीटर की ये दूरी यानी डेल्टा टी यानी 1 घंटे में 5 किलोमीटर की ये दूरी तय की गई। तो मान लीजिए अब एक और केस ले लेता हूँ, इस समय प्लैनेट यहाँ ए पोजीशन पे है और डेल्टा टी यानी उसी 1 घंटे में 1 घंटे में मान लीजिए ये ए से बी पे आया, ए से बी यहाँ तक, मान लीजिए ए से बी। तो ज़रा एक बात बताइए, क्या उसी 1 घंटे में ये ए से बी तक की दूरी 5 किलोमीटर होगी? आप ज़रा सोच के बताइए, 5 किलोमीटर होगी? तो इसका जवाब है नहीं। 5 किलोमीटर अगर आप इसका केवल लेंगे तो मात्र यहीं तक आएगा, यहाँ तक। तो इस अगर ये ए से बी अगर बी यहाँ पे मैं ले लिया और इस ए से बी तक की दूरी 5 किलोमीटर है 1 घंटा में डेल्टा टी टाइम, तो यहाँ पे ये एरिया कम हो जाएगा। ये वाला चूँकि सन यहाँ पे जो अर्थ है वो सन से पास है और यहाँ पे जो अर्थ थी इस वाले पोजीशन पे यहाँ पे प्लैनेट या अर्थ दूर थी। तो ये कम दूरी होने के बावजूद भी ये वाला एरिया ज़्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो फिर आप बोलेंगे फिर ये कैसे होगा? देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको एक यूनिक चीज़ जानने को मिलेगा और यूनिक चीज़ जानने को ये मिलेगा कि जब कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर इस इलिप्टिकल पथ पे चक्कर लगाता है, तो जब वह दूर होता है, सूर्य से दूर वाले जगह पे होता है, तो उसका वेग स्लो पड़ जाता है। मैं वेग की बात कर रहा हूँ, उसके स्पीड की बात कर रहा हूँ, स्पीड, वेलोसिटी, न कि मैं उसके एरियल स्पीड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से ई डैश जाने में उसका वेग स्लो पड़ जाएगा। तो जब स्लो पड़ जाएगा तो 1 घंटे में ये जो 5 किलोमीटर तय किया है, जब यहाँ पे पास वाले इस पे आएगा पथ पे, तो फिर यहाँ से ए से बी तक जाने में इसका वेग बढ़ जाएगा और ऐसा वास्तव में होता है। तो ए से बी यानी उसी 1 घंटे में ए से बी जो दूरी है, वो 5 किलोमीटर से ज़्यादा तय करेगा। हो सकता है 8 किलोमीटर तय करे। अगर ये वेग नहीं बढ़ा, तो ये एरिया बराबर नहीं कर पाएगा। अगर उतने ही जितने वेग से यहाँ ई से ई डैश पे गया, तो अगर उतने ही वेग से यहाँ पे चलेगा तो 5 किलोमीटर तय करेगा तो वो एरिया कम आएगा। जबकि नियम के अनुसार अगर ये वाला एरिया कुछ जितना है, उतने ही टाइम में ये वाला भी एरिया बराबर होना चाहिए। तो एरिया को बराबर करने के लिए ऑटोमेटिक प्लैनेट का स्पीड बढ़ जाएगा और उसी 1 घंटे में वो 8 किलोमीटर तय करके ज़्यादा एरिया तय कर पाएगा ताकि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर हो सके। मतलब ई से ई डैश की दूरी यहाँ 5 किलोमीटर दिखाई देगी, यहाँ ए से बी तक की दूरी 8 किलोमीटर दिखाई देगी। डेल्टा टी दोनों केस में 1 घंटा होगा, लेकिन डेल्टा ए बाई डेल्टा टी दोनों केस में बराबर होगा यानी कांस्टेंट होगा। ये हुआ इसका पूरा मतलब। समझ में आया? अगर उसका स्पीड बराबर होता इस ई डैश में तो ये ए और ये पॉइंट यहाँ बी बहुत पास ही होता, तो यहाँ ए से बी 5 किलोमीटर टाइम डेल्टा टी 1 घंटा, यहाँ पे भी ई से ई डैश 5 किलोमीटर टाइम डेल्टा टी 1 घंटा, तो यहाँ पे इसका स्पीड तो सेम हो गया। स्पीड मतलब 5 किलोमीटर बाई 1 आवर यानी 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड तो यहाँ पे दोनों बराबर हो गया। लेकिन ये वाला जो एरिया है ये ज़्यादा हो जाएगा और ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी इस केस में एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो पाएगा, जो कि ऐसा नहीं होता है। अगर सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत मोशन हो रहा है तो एरियल वेलोसिटी यानी डेल्टा ए बाई डेल्टा टी कांस्टेंट होगा, यानी समान समय अंतराल में समान एरिया इसको तय करना ही पड़ेगा। ऐसा तभी संभव है जब ग्रह का स्पीड इस वाले पाथ पे स्लो हो और यहाँ वाले पाथ पे फास्ट हो। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों होता है सर कि उसी इलिप्टिकल पाथ पे ये जो दूर जब सन से दूर वो ग्रह रहेगा तो उसका स्पीड स्लो पड़ जाता है और जब सन के पास आएगा तो उसका स्पीड फास्ट हो जाता है। ऐसा ग्रेविटेशनल पुल के कारण होता है। इसको मैं किसी और टॉपिक में डिस्कस करूंगा, यहाँ पे डिस्कस करूंगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। मतलब आप ऐसे समझिए कि ग्रह यहाँ से जब चलेगा तो ये स्लो धीरे 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 यहाँ पे स्लोली चलेगा, स्लो स्लो, जैसे ही पास आएगा तो सन इसके ऊपर अपना ग्रेविटेशनल पुल भी तेज कर देगा और ये ग्रह तेजी से यहाँ से स्वीप कर जाएगा, तेजी से यहाँ से निकलता है। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, अभी पूरा इसका प्रूफ भी करना है, तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। अभी केपलर का जब सेकेंड लॉ पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो प्रूफ अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, अब तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए इसका थ्योरी देख लेते हैं। लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन।
तो वही मैं कि अर्थ यानी पृथ्वी की गति सूर्य के चारों तरफ कंसीडर कर लेता हूँ, ताकि आपका एक ही टॉपिक से दोनों काम हो जाए। नॉर्मल टॉपिक आएगा तो भी आप ऐसे ही करिएगा, और अगर सेकंड लॉ आया केपलर का तो भी आप करेंगे। लेट आर वेक्टर इज द रेडियस वेक्टर ऑफ अर्थ एट पॉइंट ई। ठीक, ये मैंने बता दिया। आफ्टर डेल्टा टी टाइम, यानी जब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब ई पोजीशन पे पृथ्वी थी तो उसका रेडियस वेक्टर यानी त्रिज्य सदिश आर वेक्टर था। आफ्टर डेल्टा टी टाइम यानी डेल्टा टी समय अंतराल में रेडियस वेक्टर बिकम्स आर प्लस डेल्टा आर एट पॉइंट ई डैश। ठीक, तो डेल्टा आर समय में उसका त्रिज्य सदिश आर प्लस डेल्टा आर हो जाता है। किसका? ग्रह का। किसके सापेक्ष में? सूर्य के सापेक्ष में, सन के सापेक्ष में। नाउ द वेक्टर एरिया स्वेप्ट आउट बाय रेडियस वेक्टर इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज, वो क्या है? यानी डेल्टा टी समय अंतराल में इसके त्रिज्य सदिश जो यहां से यहां तक पहुंचा वो कितना एरिया स्वीप कर रहा है, कवर कर रहा है? डेल्टा ए। वही डेल्टा ए जो है वो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एस ई ई डैश। देखिए, अगर ये त्रिज्य सदिश बहुत स्मॉल हो तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा लगभग, और इसी ट्रायंगल का हम लोग एरिया निकालने वाले हैं। तो डेल्टा ए इक्वल टू एंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एस ई ई डैश। और एरिया ट्रायंगल आप जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, ये अप्रोक्सीमेट में निकल रहा है, ठीक है, लगभग में। तो 1/2 ये इसका बेस हो गया और ये वाला इसका हाइट मान लीजिए। अब चूंकि ये जो हाइट है ये और ये डेल्टा आर ये लगभग बराबर होंगे, तो हम लोग यहाँ पे बेस इंटू हाइट यानी आर इंटू डेल्टा आर कर देते हैं। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे? डिवाइडेड, दोनों पक्षों में डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, और यहाँ डेल्टा आर बाई डेल्टा टी बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे ये डिवाइड कर दिया हमने। अब देखिए, आप सभी लोग जानते हैं इफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यानी ये समय अंतराल बहुत कम हो, तो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी क्या बन जाएगा? डी ए बाई डी टी, और ये 1/2 आर क्रॉस यहाँ पे ये डी आर बाई डी टी बन जाएगा। और आप सभी लोग जानते हैं, अभी भी मैंने बताया था, डी आर बाई डी टी यानी चेंज इन पोजीशन या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय डेल्टा टी, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या हो गया? आर क्रॉस वी। तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू 1/2 आर क्रॉस वी। अब सुनिए, यहाँ पे एम से इस वाले पक्ष में एम से ऊपर और एम से नीचे गुणा करिए। ऐसा क्यों? अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये एक एम टू के साथ लगा दीजिए, एम वी के साथ। ये मास है, अर्थ यानी पार्टिकल का मास, इस केस में अर्थ का या आप किसी भी प्लेनेट का। तो आप m इंटू वी, ये लीनियर वेग होता है, आप सभी लोग जानते हैं ये लीनियर वेग होता है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे p। अब r क्रॉस p, आप सभी लोग जानते हैं r क्रॉस p ही क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसे हम लोग कोणीय संवेग कहते हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा j। तो डी ए बाई डी टी क्या आ गया? j बाई 2m। j क्या है? एंगुलर मोमेंटम। मैंने एंगुलर वेलोसिटी बोल दिया था क्या? शायद मैं एंगुलर वेलोसिटी बोल दिया था, नहीं, ये एंगुलर मोमेंटम होता है, कोणीय संवेग होता है j। ठीक, तो डी ए बाई डी टी क्या आ गया? जे बाई 2m आ गया। अब आप लोगों को पिछले 2-3 लेक्चर से हम लोग यही बात कर रहे हैं कि सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत होने वाली गति में जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है, कंजर्व होता है। तो यहाँ जे भी कांस्टेंट और m मास ऑफ किसी वो प्लेनेट या मास ऑफ पार्टिकल वो भी कांस्टेंट। तो इधर की पूरी क्वांटिटी क्या है? कांस्टेंट है। कब कांस्टेंट है? जब मोशन सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत होगा तभी। ठीक, यानी ये डी ए बाई डी टी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। और यही हमें प्रूफ करना था। डी ए बाई डी टी को ही हम लोग एरियल वेलोसिटी या फिर क्षेत्रीय वेग बोला जाता है, या क्षेत्रीय चाल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये एरियल वेलोसिटी डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या आ गया? कांस्टेंट। हेंस द रेडियस वेक्टर ऑफ द प्लैनेट स्विप्स आउट, यानी कवर्स इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम्स। दैट मीन्स द एरियल वेलोसिटी अंडर सेंट्रल फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। यानी किसी ग्रह का त्रिज्य सदिश समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल स्वीप करता है, यानी तय करता है, अर्थात केंद्रीय बल के अधीन होने वाली गति में क्षेत्रीय वेग अचर रहता है। ये स्वीप की जगह मैं तय लिख कर दिया हूं, लेकिन स्वीप का बहुत अच्छा हिंदी वर्ड नहीं मिल रहा था यहाँ पे। आप लोग इसी वे में इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेगमेंट समझ में आ गया होगा, पसंद भी आया होगा, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार का आपका क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक बात और, ये जितने भी वीडियोस हैं ये सारे वीडियोस बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के आपके यूनिट वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पे, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ क्रम से पूरे यूनिट का वीडियो मिल जाएगा। प्रॉब्लम हो रहा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के पूरे कोर्स के जो 8 यूनिट हैं, 8 यूनिट का प्लेलिस्ट वहाँ पे बना हुआ है।
अलग-अलग यूनिट का अलग-अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है ताकि हर यूनिट के आप वीडियोज़ वहाँ पे क्रम से मिल जाएँगे, आप पूरा कोर्स वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? बस इस सेगमेंट में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।